नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें हमने नीट में लेटेस्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन किए थे और आपने देखा कि एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉप करने का आपका यही असली रहस्य है कि आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगा के उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर से एग्जाम उसी में से आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसने उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार वहां से जाके पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। ये सब क्वेश्चन आपको तभी इजी लगेगा जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा। सारे टॉपिक को मैंने डिटेल में क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से आने के चांसेस, सब कुछ वहां पे डिस्कस किया हुआ है। एक बार उसको देख लीजिए, रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आपका जेई का हो। देखो, ऐसा नहीं कि नीट पीवाईक्यू है तो केवल नीट वाले देखेंगे। अगर आप जेई मेन की कर रहे हो तो जेई मेन वाले भी देखिए, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन इंटरचेंज होते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए। देखो यार, अगर आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो एग्जाम में भी यही हाल रहेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। गलत हो या सही हो, चारों ऑप्शन में से एक अटेम्प्ट करिए और ऐसा सोचिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में होता तो आप क्या करते। इसके बाद मैं सॉल्यूशंस तो दे ही रहा हूं, वहां पे देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। मेन है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टाइम फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, केवल डेटा बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल या क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस। देन याद आया ये हमारा, कब हम इसको किए थे, जब हम गॉस लॉ कर रहे थे, जब हम वेरिएबल स्ट्रिप लेके काउंट करते थे। फाई जब हमारा वेरिएबल होता था, ये फार्मूला याद है कि भूल गए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वहां पे जो सरफेस एरिया होता था उसी को यहाँ डी एस से दिखाया हुआ है। तो बोल रहा है कि जब साइक्लिक इंटीग्रल आपका, ये आपका साइक्लिक इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट सरफेस का, जब ये 0 होगा तो इन चारों में क्या ऑप्शन सही होगा। पहले इसको हम समझते हैं कि हमारा होता क्या था, किस केस में 0 होगा। देखो, जब हमारा कोई फ्लक्स, मान लेते हैं एक हमारा क्लोज्ड सरफेस है, इसमें हमारा फ्लक्स कोई आया और चला गया, इसमें रुका ही नहीं, जो इसके अंदर फ्लक्स है वो पूरा हमारा क्या है, 0 है। जब इसका हम साइक्लिक इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम समझते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, क्या इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमको दिया ही नहीं है कौन सा सरफेस है। हम तो एक अजम्पशंस लेते थे, तो यहाँ हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो पहला ऑप्शन हम नहीं उसको बोल सकते। दूसरा, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ये तो हमारा गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए होता था, लेकिन एक कंडीशन नहीं होती थी कि अगर हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस 0 है तो हमारा ये सरफेस सारा चार्ज उसके अंदर हो, ये तो नहीं होता था। याद आया ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, ये भी नहीं जरूरी है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं था। इस फार्मूले को, जो हमारा चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। याद आया कि नहीं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, ये एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो, मैं मान लेता हूं कुछ हमारे फ्लक्स आए, ठीक, इसके अंदर घुसे जो हमारे फ्लक्स, अगर ये जब बाहर जितना अंदर आया उतना पूरा बाहर चला जाए, तो बोलो इसके अंदर जो हमारा क्लोज साइक्लिक इसके सरफेस के अराउंड इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो केवल ऑप्शन डी है जिसपे एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है।
बोलो समझ में आया कि नहीं? ये नीट 2023 में देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये याद आया ना जब हम छोटा-छोटा एलिमेंट काट के उसका फ्लक्स निकालते थे, उसके बाद अपने गॉस लॉ से कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। उस समय हमने इसको पूरा डिराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा है, एक बार जाके वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा नीट 2023, अगर आप पीवाईक्यू में क्यों बोलता हूँ करने को, देखो अगर आए 23 का क्वेश्चन और 24 में भी जब हमने इसके पहले सेशन में किया था, इसी पे सेम क्वेश्चन आया हुआ था, केवल डेटा चेंज था, याद आया? चलो इसको खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। देखो अगर गलती हो रही मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जाइए कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, गलतियों को लिखिए और उस पे 4-5 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे गलतियाँ ना हो। इस टाइप की प्रिपरेशन अभी से आपको करनी होगी। देखो यार कि कितना ईज़ी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमको बोल रहा है इस डाइपोल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे आपको इलेक्ट्रिक क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। यार बोलो एक कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप श्योरिटी से बोल सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी गलत करके आए होंगे। और गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। तो एक बार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व होंगे। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। आपको देखो ये याद है, हम अगर कोई चार्ज क्यू होता था, इससे आर दूरी पर अगर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछता था, क्या होता था? के हमारा जो कूलॉम कांस्टेंट है इनटू चार्ज, चार्ज साइन के साथ रखा जाएगा डिवाइडेड बाय आर, इनके बीच का डिस्टेंस बोलो ये होता था कि नहीं? क्यू को हम क्या करते थे? साइन के साथ रखते थे। ये एक स्केलर क्वांटिटी थी। इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए लगा देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो कुछ था? कुछ नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखें पोटेंशियल, पोटेंशियल पहले के लिए हम इसके लिए लिखते हैं प्लस क्यू। तो यहाँ से ए दूरी हमारी कितनी है बोलो? अगर यहाँ से यहाँ पूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो 5 में से 3 गए कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? डिस्टेंस जहाँ से चार्ज है और जहाँ पे आप निकाल रहे हो डिस्टेंस वो लेना है। तो पहले के लिए जो हमारा आएगा के इंटू चार्ज क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर। फिर हमारा प्लस, अब हम इसके कारण लिखेंगे जो माइनस क्यू है। बोलो यहाँ से दूरी कितनी है? देखो सेंटर तक तो 5 है और यहाँ तक 3 है, तो 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये हमारा आ जाएगा के। चार्ज को साइन के साथ लिखना है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बस यार बेसिक सा मैथमेटिक्स है। 10 की पावर 2 और के क्यू को हम बाहर ले लेते हैं, के क्यू इंटू 10 की पावर ए माइनस 2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। अंदर हमारा क्या बचेगा? 1/2 माइनस इधर क्या बचेगा? 1/8। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 8 माइनस 2 6/16 मीन्स ये हमारा आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने पे 3/8 के क्यू इंटू 10 के पावर 2। देखो आंसर आपको किस में देना है? 10 के पावर 2 पहले से दिया हुआ है, तो इसको नहीं लेना है, केवल उसके पहले का टर्म। तो उसके पहले का हमारा क्या है? 3/8 इंटू के क्यू। कौन सा ऑप्शन आया? 3/8 इंटू के क्यू, ऑप्शन डी। देखो कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को निकाला। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आप उठा के पीवाईक्यू देखना, आप अननेसेसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि नीट या जेईई ये सब बहुत टफ एग्जाम होते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके बाद पीवाईक्यू को 4 से 5 बार आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद टाइम मिलता है फिर उस टाइप के क्वेश्चन करिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखो 2023 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आया, 2024 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आया, ये देखो 2022 का है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही क्वेश्चन है। अगर आप पीवाईक्यू करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बोलो इसको कर लोगे कि नहीं?
केवल डेटा चेंज करेगा ना यार, और क्या ही ये करेगा। बोलो, वीडियो को पॉज़ करिए और हमने अभी जो इसमें आपको समझाया, इसी फ़ॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे इसको करना है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और आप देखिए कि गलतियाँ आपसे कहाँ पे हुई। देखो यार, एक हेक्सागन है, इसके हर वर्टिसेस पे आपके चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू, इस अरेंज ऑर्डर में रखे हुए हैं। ये बोल रहा है कि इसकी साइड कितनी है, डी है। आपसे बोल रहा है कि कोई एक चार्ज को हम अनंत से मान लेते हैं, हमारा जो चार्ज है यहाँ पे था क्यू नॉट, ये कहाँ पे था, अनंत पे। देखो ये पहले बोलिए, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, क्यू नॉट को। तो आपसे बोल रहा है कि कितना वर्क डन किया गया। बोलो यार, ये कोई क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिखा रहा था, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में, इसका फंडामेंटल ही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि हम किसी चार्ज को अनंत से लाके उस पॉइंट पे रखते हैं, फिर जितना कार्य किया जाता है डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लाए हैं उससे कर देते हैं, और हमको क्या मिल जाता था, पोटेंशियल हमको मिल जाता था। याद आया कि नहीं? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखो यार, यहाँ पे हमारा चार्ज क्यू था, इसको हमने उठाया और यहाँ पे ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें कार्य करना होगा। कार्य कौन करेगा? हमारा एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो इस पे काम करता है। सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया है। अब आप मुझे बताओ, अनंत पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। हम इसीलिए एक पॉइंट को अनंत पे मान लेते थे, ताकि हमारा एक टर्म जीरो हो जाए। तो चलो हम पोटेंशियल की डिफिनीशन लिखते हैं। हम लाए कहाँ पे हैं? सेंटर पे। सेंटर पे हम नाम दे दें ओ, चलो इसको सेंटर पे नाम दे देते हैं ओ। हम लाए हैं ओ पे, कहाँ से लेके आए हैं? अनंत पे। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। काम कितना किया गया है? हमारा एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। कहाँ से कहाँ तक क्यू नॉट को उठा के लेके आया है? अनंत से लेके उसके सेंटर ओ पे लेके आया है, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके आए हो। कौन से चार्ज को लेके आए हो? क्यू नॉट को। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाइए, सारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बताओ, वर्क डन एक्सटर्नल हमसे पूछ रहा था क्यू नॉट को लाने में। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोच करना है। ये देखो यहाँ पे इंफिनिटी है ना, नहीं सॉरी, इंफिनिटी से इसके सेंटर को देखो, आप जीरो मत समझ लेना यार, जीरो तो नहीं समझोगे ना। जीरो मत समझना, है सेंटर है, नहीं तो बोलो मैं सी से कर दूं। चलो उसको जीरो मत, ओ है, इक्वल टू ए हमारा कितना आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट वी नॉट माइनस वी इंफिनिटी इंटू क्यू नॉट। अब बोलो यार, वी इंफिनिटी, ए टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी। जो हमारा वर्क डन एक्सटर्नल आएगा, उसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है? इंटू क्यू नॉट। बोलो, ये हमें समझ में आया कि नहीं? बोलो पहले आपने। जैसे ही ए निकाला, अब तो यार इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। आप एक बार हेक्सागन के साइड पे जितने भी चार्ज दिए गए हैं, यहाँ पे बोलो कौन पोटेंशियल आएगा? फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल तो हम अनंत पे थे, वहां जीरो हो गया, फाइनल एक बार ए चार्ज प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? कलर चेंज करें, कौन सा कलर ले लें? चलो ये कलर ले लेते हैं। एक बार ए पोटेंशियल इसके कारण आएगा, ये जितने चार्ज हैं सब तो इसके सेंटर पर क्या लगाएंगे? पोटेंशियल आएगा सबके कारण। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का क्या होता है? V इक्वल टू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होती थी? जहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां से चार्ज कितनी दूर पर रखा हुआ है। तो देखो ये इक्वल साइड है डी, तो सारी साइडें क्या होंगी? डी डी डी, सब कोई क्या होगा? डी। और चार्ज को कैसे रखना है? साइन के साथ ही। मैं चाहता तो इसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, यही आंसर टिक कर देता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मानो रेक्टेंगल बना दे, ट्रायंगल बना दे, तो आप कैसे करोगे? नहीं तो यार सीधा चार्ज अल्टरनेट पे है, जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब इसको हम लिखते हैं पोटेंशियल वी नॉट पे। देखो इस चार्ज के कारण क्या आएगा? प्लस के क्यू बाई डी नॉट आएगा कि नहीं? के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस डी। इसके बाद प्लस के, अगला चार्ज क्या है? साइकिल में चलते हैं यहां से, अगला चार्ज है माइनस क्यू। पोटेंशियल लिख रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा सब आएगा प्लस क्यू
डिवाइडेड बाई डी प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी, फिर से आएगा पांचवें के कारण के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई डी। बोलो आप समझ में, अब तो आपको लगने ही लगा होगा क्या होने वाला है। यही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बोलो इंटू क्यू नॉट। अब ध्यान से देखो, प्लस के क्यू डी ए माइनस के क्यू डी, ए इससे गया, ए इससे कैंसिल हुआ, ए इससे कैंसिल हुआ, तो जो हमारा वर्क डन आया एक्सटर्नल, ए हमारा कितना निकल के आया है, 0। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिमेट्रिक हैं, पोटेंशियल हमेशा 0 आएगा, लेकिन चार्ज सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप देखते और आंसर 0 टिक कर देते। लेकिन ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ना, नेक्स्ट टाइम जब आपसे क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी पूछे, वर्क डन कितना हुआ पोटेंशियल के कारण, तो आप आसानी से कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, अब देखिए कि कहां पे गलती हुई। अगर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस का मेरा लेक्चर देखा होगा, बिना तुरंत आप इसको टिक कर दोगे। क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच, एंगल हमारा 90 डिग्री होता था। ये इसकी प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल की, जो मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखवाई थी। देखो 2022 में क्वेश्चन आए हैं, उसी से 2024 में भी आया था, जो हम इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन करते थे। याद आया कि भूल गए? अभी तो पिछले सेशन में लिए थे। तो चलो इसको देखते हैं कि होता कैसे है। हमें क्या बोल रहा, मान लेते हैं ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। ये इक्विपोटेंशियल है, हर जगह पे हमारा क्या है, पोटेंशियल भी। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो कहीं भी आप लोग हर जगह 5 वोल्ट आएगा। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ ऐसे जा रही हैं। चेक करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है। देखो ये तो हमें लग रहा है ऐसे हमारा सरफेस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, परपेंडिकुलर है। बट हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, वहां भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ भी आपको दिखाऊंगा। आपको याद है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता था, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलर थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम डी भी इक्वल टू, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा पोटेंशियल क्या है। देखो अगर यार इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप किसी भी दो पॉइंट पे डिफरेंस लो, हर जगह पे पोटेंशियल बराबर है, तो v माइनस भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ यहाँ से क्या 0, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नहीं 0 होगी, नॉट पॉसिबल। क्या हमारा डी आर 0 होगा, नॉट पॉसिबल, ये डिस्टेंस मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा क्या 0 होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 0। और कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। कॉस कॉस से जाएगा, जो हमारा थीटा इक्वल टू निकल के आएगा, ये हमारा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे देखो प्रूफ के साथ फिर से मैंने आपको दिखा दिया, और आपने वो सेशन देखा होगा, वहां भी मैंने सेम चीजें आपको दिखाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और फिर से ट्राई कीजिए। देखो नीट 2022 फिर से पोटेंशियल, कितना इजी क्वेश्चन, पोटेंशियल भर भर के क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। कुछ नहीं है, आप आराम से सोचिए और चारों में से कोई एक आंसर निकालिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। अब देखिएगा आप मिस्टेक्स हो क्यों रहे, देखो गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, आप जाइए। क्यों गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है, या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो सब कुछ जानते हुए भी। जब उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी आएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगेगा कि हमें आता सब कुछ है, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, उसको इल्यूजन्स बोलते हैं। ये सब तभी दूर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है,
टू hollow conducting sphere of radii r1 and r2, r1 greater than r2 have equal charges, the potential would be। बोलो यार, ये कुछ क्वेश्चन है। हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर आपको बताया था, जाके वहां पे देखना है तो एकदम बेसिक सा पूछा है, उस पे कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, सब कुछ वहां पे आपको दिखाया हुआ हूँ। एक बार आप उस सेशन को देख लेना। ये तो मानो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा, फ्यूचर में अगर कुछ पूछता है तो आप कैसे उसको करोगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, हमारे पास दो स्पेयर्स हैं, हॉलो स्पेयर्स हैं। चलो हम एक स्पेयर ए बना ले रहे हैं, इसका रेडियस दे देते हैं r1। ठीक, एक मिनट, पेन स्टक हो रहे, इसका रेडियस दे देते हैं r1। एक और स्पेयर बना देते हैं, इसका रेडियस दे देते हैं r2। बोलो, चार्ज स्फीयर में हम पोटेंशियल कैसे लिखते थे? तीन केस होता था, एक इसके कहीं आउटसाइड, एक इसके सरफेस पे और एक इसके इनसाइड पे। इन दोनों पे भाई साहब बोल रहे हैं कि इक्वल चार्ज है, तो चलो हम इक्वल चार्ज क्यू ले लेते हैं। इक्वल चार्ज क्यू ले लेते हैं जो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पता ही है कंडक्टिंग है, तो हमारा कहाँ सारी चीजें चली जाएंगी, कहाँ जाएंगे, उसके सरफेस पे। इस पे तीनों केसेस को एक साथ लेके हमने किया था। और हमारा कंडीशन क्या है, R1 जो है वो हमारा R2 से बहुत ही ज्यादा है। ठीक, अब आप मुझे बताओ इस पे पोटेंशियल क्या आएगा। यहाँ पे कोई भी एक जनरल स्फीयर है, हम अगर सरफेस पे लिखेंगे VS, क्या आता था, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए, रेडियस इसके सरफेस पे लिख रहे हैं कैपिटल R1। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, VS इक्वल टू K इंटू क्यू इंटू कैपिटल R2। तो यहाँ पे यार देखो, एक किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा पोटेंशियल। देखो के क्यू तो दोनों में है, कांस्टेंट है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के है। तो आप बताओ, जब हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, देखो ए इनवर्सली है, अगर ए हमारा इंक्रीज होगा, अगर कोई नंबर है 1/5, सपोज 1/2 आप डिवाइड कर रहे थे, 0.5 आ रहा है, अभी आप 2 से 5 कर दो, 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। 6 करोगे तो ए वैल्यू आपकी घटती जाएगी। तो जब हम रेडियस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, जो हमारा R2 है, R2 हमारा कम है ना, R2 हमारा कम है। जो हमारा R2 है वो हमारा क्या है, लेस देन किससे है, R1 से। तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो किस पे ज्यादा आएगा, जिसका रेडियस कम है उस पे पोटेंशियल हमारा ज्यादा आएगा। किससे, जो सेकंड वाला जिसका रेडियस ज्यादा है। तो चलो अब कुछ नहीं रहा, आंसर टिक करते हैं। मोर ऑन बिगर स्पेयर, बिल्कुल नहीं, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। अगर बिगर स्पेयर का रेडियस ज्यादा है तो उस पे पोटेंशियल क्या आएगा, कम आएगा ना। मोर ऑन स्मॉलर स्पेयर, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा किस पे होगा, जिसका रेडियस कम है। इक्वल तो होने की सवाल ही नहीं, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बोलो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप इसको टिक कर देते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर गलतियां हुई हैं, जाइए एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से सीखिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब यहाँ आप सॉल्व कर रहे हो, देखो कोई मार्किंग तो यहाँ हो नहीं रही है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है यार। तो अगर हमें अपनी कमियां ही नहीं पता चलेंगी तो हम इम्प्रूव क्या करेंगे। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना, इसीलिए मैं ये सब आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि आप अननेसेसरी अनवांटेड इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हो ना, जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता। और आप लोग आते हुए क्वेश्चन भी आपसे नहीं होते हैं। आप देखो ना, जेई हो या नीट हो, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम आपके बुक्स। अरे यार, जब वो 12th के बेसिस पे एग्जाम दे रहा हो, सिलेबस तो वही है जो आप लोगों ने स्टडी किया है अपने बोर्ड में। केवल वो फार्मूले को थोड़ा घुमा के और अप्लाई करने के तरीके को चेक करता है कि क्या अगर हम उसमें कुछ चेंज करें तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है कि नहीं। बस इतना ही एग्जाम में चेक होते हैं। आप इसको समझ जाइए, एग्जाम आपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। इसका रिजल्ट मैंने ऑलरेडी डिराइव करा के रखा हुआ है आपको। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल सर्च करेंगे यूट्यूब पे बाय स्पाई ट्यूटोरियल, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, वहां पे इसका मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है। जैसे ही इसको आप देखेंगे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी, कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, देखो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना यार, उसको याद रखिए। तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डाइपोल के कारण लिखते थे, जब हमारा आर एल से बहुत ज्यादा होता था, जो हम आर दूरी पर रखे होते थे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, याद है कि भूल गए? डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई 2p के आता था ना, तो के की वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। और p इक्वल टू हमारा क्या होता था, P इक्वल टू यहां लिख दें, P इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू डाइपोल के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारा L है। तो ये सब देखो, यहाँ हमारा P भी कांस्टेंट है क्योंकि Q चार्ज कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी कांस्टेंट। तो ये इतना पूरा टर्म हमारा क्या हो गया है, ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा कब किस केस में था, जब हम जिस दूरी पर रखे हुए हैं इसके सेंटर से लेते थे ना, वो हमारा एल के जो डाइपोल के बीच का है उससे बहुत ज्यादा होता था। नहीं तो एक दूसरा फार्मूला आता था, आप जाके उसको देख लेना। तो मैंने बोला था वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर केस में पूछा जाता, जब भी पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, ई हमारा किस पे डिपेंड करेगा? एल तो उसको हम छोटा था, कैंसिल कर देते थे। जो ई था वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और आप लोग खाली फोकट का टेंशन लेते हो कि नीट हो या जे हो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं है, बेसिक से टॉपिक है, आप उसको सीखिए, कॉन्सेप्ट पे कमांड कीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे नहीं छूटेगा, आप कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट तो भर भर की क्वेश्चन आ रहा है। आप देखो, आपने क्या एनालिसिस किया कि मेजर क्वेश्चन डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर, इन्हीं सबसे ज्यादा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही तीन टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप तीनों का रिजल्ट 4-5 बार लिखोगे, खुद ही याद हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने पिछले सेशन में 8 लिया था, इधर 8, 15-16 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिए, जो कंटिन्यू अब भी आए हैं। आप बोलो एक भी ऐसा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आपको लगा हो? कुछ नहीं डिफिकल्ट आते एग्जाम में, एकदम ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या ये क्वेश्चन बोल रहा, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर क्या होता है, पहले आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स है सेंटर। देखो अगर हमारा पोलर क्या होता था, दो चार्ज मानो होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। जैसे H2O है, H2O है कि नहीं? अगर हमारा जैसे H2, पानी का क्या है, H2O है कि नहीं? तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बने हैं? ऑक्सीजन से हमारे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, माइनस। ऑक्सीजन पे तो माइनस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हाइड्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप जितने भी लोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यार अगर आप इसको हटा दो, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से डाइपोल जैसा ट्रीट कर रहा है कि नहीं? अगर हम इतने को बाहर लाके देखो यहाँ पे रखे हैं, -q +q, ये एकदम छोटू सा दूरी, स्मॉल, इनके बीच जो दूरी है 2l पे रखे हैं। तो इसी पे पूछ रहा है कि क्या कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्या हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल आएगा। इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये डाइपोल मोमेंट हमारा माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो P = Q × 2l, इनके बीच की डिस्टेंस। बोलो होगा कि नहीं? हमारा यही ऑप्शन टिक हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होता है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। एक बार आप वहां पे जाके देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक्वायर्ड डाइपोल, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम इस पे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको आसानी से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन। अगर आपने जो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक लेक्चर दिया था,
उसको देखा होगा, इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने उसी समय बोला था कि इस पे क्वेश्चन हर 2-3 साल में एक बार पूछ ही देता है। याद है कि नहीं? चलिए ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये आपसे बोल रहा है अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन व्हिच डायरेक्शन विल इट मूव। देखो ये डाइपोल दिया है, आपको बोल रहा है कि ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये सब जो डॉट डॉट करके दिखाया है ना, ये सब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया है, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा या कहीं नहीं मूव करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डिफाइन करोगे, बोलो? याद आया जब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाए थे, वहां पे मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, उसी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे बोलो आप? कोई भी चार्ज पहले आप बताओ पोटेंस किधर से किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा कि नहीं, एक इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। दूसरा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उसके कारण हमारा पोटेंशियल ज्यादा आएगा, तो किधर मूव करेगा हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्यादा होगा इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? याद आया हम क्या करते थे? अरे यार वो जो गॉस ने अपना एक फैराडे जी ने एक लॉ बनाया था कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे अगर हम चार्ज प्लस क्यू रख दें, तो जो लाइनें इसके जितना क्लोज है, याद आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये लाइनें देखो, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जो रेड से किए हैं, यहाँ एकदम पास पास है, इनके बीच गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होगी। अगर इसी तरह हम इसको यहाँ पे देखें, अब देखो दोनों किसी भी दो लाइन के बीच लो, यहाँ पे देखो गैप ज्यादा हो गया है दोनों के, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो चलो इसी को हम यूज करते हैं। पहले आप मुझे बताओ, इस चार्ज पे ए प्लस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा किधर लगेगा? इधर एक लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी वैल्यू होगी? Q इंटू ई वेक्टर। और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट में आएगा कि नहीं? Q ई वेक्टर। बोलो एक क्लियरिटी हुई कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेट फोर्स हमारा क्या आएगा? जीरो। तो यहां से तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब अगर इसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं यहाँ पे, इसको मैं E1 वेक्टर, इसका डायरेक्शन किधर आएगा? इधर की तरफ। और इसका E2 इसको बोल दूं, तो आप मुझे बताओ कौन सा इसमें ज्यादा है? E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है? E2 जो हमारा माइनस, इसको मैं नाम देता हूं 2, इसको 1। आप बोलो किस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां से अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, जो इसके क्लोज ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा आया तो हमारा पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा। बोलो याद आया कि नहीं? रिलेशंस दोनों में था, डी भी इक्वल टू ए विक्टर डॉट डी आर। अगर पोटेंशियल में ज्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट 1 है, यहाँ पे लाइनें ज्यादा क्लोज हैं। देखो एक मिनट, इसको मैं बनाता हूँ। कौन सा कलर दें? एक कलर देते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारा ई है, इसके बीच आप एंगल से भी देख सकते हो, एकदम पास पास है। और ये जो 2 है, इसके बीच देखो इतना गैप है, तो कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी? अगर इसको मैं वर्जिन मान के खींचता, तो जो हमारा 1 पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दे रहे हैं, साइन पे नहीं जा रहे हैं, ये हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे एकदम क्लोज है। तो देखो लोग इसी को इग्नोर करते हैं, और नेट ने इसी को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसी पे जेई ने भी 2 से 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को जो मैंने आपको सिखाया है, किसी को हल्के में मत लीजिए, सबको अच्छे से सीखिए, और एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आते हैं। और इस डायपोल पे हमारा नेट फोर्स कितना आया है? नेट फोर्स हमारा निकल के आया है 0। आया कि नहीं? तो अब हमें कमेंट करने हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। आप बोलो। नेट फोर्स तो हमारा 0 हो गया। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, अगर किसी के पास ज्यादा पोटेंशियल है तो क्या करेगा? कमजोर वालों की तरफ जाने की कोशिश कर, उसको दबाने की। अब जो ज्यादा है उसकी तरफ तो कमजोर आएगा नहीं, तो ये किधर जाएगा? टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड पे जाने पे क्या इंक्रीज हो रही है? ये इधर इसका राइट है ना, इधर राइट है,
जो हमारा वर्जिन है, और इधर क्या है, लेफ्ट। तो हम राइट साइड जब जा रहे हैं पोटेंशियल तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत। टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, नहीं। तो हमारा कौन सा होगा, अ सिस्टम ऑलवेज मूव्स टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जिधर डिक्रीज होगा, इधर लेफ्ट में हम आएंगे तो इधर मूव नहीं करेगा, लेकिन जब हम राइट साइड में जाएंगे हमारा एक क्या, इसको मूव कराना है। तो ये जब हम राइट साइड में जाएंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जिससे हमारा डायपोल जो है वो किधर मूव करेगा, राइट साइड में। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन डी ए भी हमारा क्या है, गलत। तो कितना इजी देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई चार्ज या कुछ भी रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होंगी, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे, जितनी डेंसर होंगी इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगी। उसी को यूज करके इसका आंसर देना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा आज के 8 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट मेरा देखा होगा जो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा यार ये क्या एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन आ रहा है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा आगे निकल जाओगे और आपकी रैंक कितनी इंप्रूव होगी। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किए ना, आप कम से कम 50,000 के नीचे गिरते हो। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन में देखो कुछ नहीं होता। गलतियां हो रही कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारिए, देखिए कि कहाँ पे हमसे ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक हो रही है, जाइए उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट के लिए ही मैंने यूट्यूब पे पूरा देखो एक क्वालिटी एजुकेशन, आपको आपको यकीन नहीं होगा, आप इंडिया की जो भी टॉप कोचिंग हैं आप वहां पे जाके देख लेना, और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे कंपेयर करा लेना। एक भी ऐसा नहीं होगा मैं आपको कुछ उनसे कम दे रहा हूँ। और यार देखो कंटेंट मैटर नहीं करता, जो आप सीख रहे हो, आप मुझे अल्टीमेटली बताओ किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम निकालने के लिए, जेई या नेट, या आप कोई स्टेट बोर्ड दे रहे हो। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मतलब जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो 100% राइट है। लेकिन अगर कंटेंट सीख के और आपसे क्वेश्चन सिचो में 60% भी पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं, मतलब आपको कंटेंट सही से सिखाया नहीं गया है या सही से प्रोवाइड नहीं किया गया है। मैं किस देखो कंटेंट हर कोई देता है, सिखाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंटेंट पे ट्रस्ट करके पूरा देखिए, और मैं आपके सामने देखो लेटेस्ट ईयर का जेई नीट सब डिस्कस कर रहा हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ना सिखाया हो, तो आप ट्रस्ट करके पूरा सेशन देखिए, पूरी सीरीज अटेंड कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा, आप एग्जाम देके निकलोगे ना, लगेगा कि एक भी क्वेश्चन तो सारे नोट से ही आए हैं, और सारे क्वेश्चन नोट से ही आते हैं। मैं अभी से बोल रहा हूँ, जो रिपीटर लोग होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं उनको नहीं समझ में आता। वो अननेसेसरी उनको लगता है कि वो मतलब मैनिपुलेट हो जाते हैं, लगता है कि नीट इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा ही ना, वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिनके कारण उनका फंडामेंटल ही नहीं क्लियर होते। तो एग्जाम में पहले आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम उसी पे देगा। इसके बाद आपको टाइम बचता है फिर उस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपकी रैंक नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ऐसे ही और सीरीज मैं लेके आऊंगा, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए पीवाईक्यू के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।